नमस्ते, मेरा नाम विक्रांत है और आज के इस वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से हम दो चीज़ों पर बातचीत करेंगे। एक तो जो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का आया हुआ है, दूसरी चीज़ कि जो बजट आया हुआ है, क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? क्या इकोनॉमिक सर्वे जो बात कह रहा है, वही बजट 2025 भी एड्रेस कर रहा है? तो इन दोनों विषयों को हम एक दूसरे से जोड़ते हुए समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है और इकोनॉमिक सर्वे जो कह रहा है क्या वो बजट 2025 में दिखाई पड़ रहा है। अगर आप इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे और बजट को समझने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है बजट को लेकर, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर, तमाम आर्थिक आंकड़ों को लेकर, वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बारी बारी से। पहली चीज तो जो इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है भारत का, उसमें कुल 13 चैप्टर है। वह चालू होता है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी से कि भारत की वर्तमान आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी है, दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी कैसी है। इसके बाद वो मॉनेटरी और फाइनेंशियल सेक्टर पे बात करता है, फिर वो एफडीआई पे बात करता है, फिर इस तरीके से महंगाई पर बातचीत करते हुए तमाम इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, सोशल सेक्टर, और अंत में वो कि जिस तरीके से चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, उस दौर में जो हमारा श्रम है, जो हमारा वर्कफोर्स है, जो लेबर है, वह एआई को क्राइसिस के रूप में देखे या फिर इसे एक कैटालिस्ट के रूप में देखे, इस पर बात की गई है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो पहली चीज स्टेट ऑफ द इकोनॉमी की बात इकोनॉमिक सर्वे में की गई है, अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं तो इस चार्ट में जो नीले रंग का बार है वो 2023 का आंकड़ा है, जो लाल रंग का बार है वो 2024 का है, और ये जो हल्का सा जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है ये 2025 का बार है। तो कहने का मतलब ये कि जो ग्लोबल इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो एक सेचुरेशन पे आके रुक गई है। यहाँ पे आपको एक स्थिरता दिखेगी। 2023 में 3.3 और 2024 में एक बार फिर हमको दिखाई पड़ रहा है 2024-25 में 3.3। ऐसे ही अगर आप एडवांस इकोनॉमी की बात करेंगे, एडवांस इकोनॉमी का मतलब ये हो गया कि जैसे इसमें आपकी एडवांस इकोनॉमी में यूएसए की इकोनॉमी हो गई, फ्रांस की इकोनॉमी हो गई, तो ये जो बड़ी इकोनॉमी है, इन इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो 2% से भी कम दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमी है उनकी ग्रोथ रेट लगातार बढ़ी हुई है, वो ग्लोबल एवरेज से भी ऊपर है और एडवांस इकोनॉमी से भी ऊपर है। 4.4 थी 23 में और इस साल प्रोजेक्ट किया जा रहा है 4.2 की बात। तो यही जो मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा है, तो पहले मेरा पहला एक्सप्लेनेशन यही है कि वो जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्थिर रहने की संभावना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो इमर्जिंग मार्केट है, जिसमें ब्राजील है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ये इकोनॉमी एडवांस इकोनॉमी से बहुत ज्यादा ऊपर रहने वाली, तकरीबन 2 गुना ऊपर रहने वाली है। अब हम अगर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को देखें या फिर सर्विस को देखें तो ये समझ में आता है कि जो सर्विस एक्टिविटी है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से काफी ऊपर चल रही है। यानी कि सर्विस सेक्टर का जो विस्तार है वो तेजी से हो रहा है। अभी इसमें जो ये पीएमआई है ना, पीएमआई का फुल फॉर्म होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। असल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मेजर करने का एक इंडेक्स है। अगर अगर आपका जो स्कोर है, अगर वो 50 से ऊपर आता है तो माना जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हो रहा है। अगर 50 से नीचे आता है तो माना जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सिकुड़ रही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारी। तो यही कंपोजिट पीआई भी बता रहा है, पीएमआई भी बता रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर से अभी नीचे चल रहा है। ये ग्लोबल की मैं बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो जो अनसर्टेनिटी इंडेक्स है, दुनिया में इस समय एक अस्थिरता बनी हुई है और उस अस्थिरता का जो परिणाम है वो अब आंकड़ों में भी दिखाई पड़ रहा है। तो जो अगर अगर आप जो है वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स देखेंगे तो जो 2023 में 8.5 था वो अब तकरीबन 5 पॉइंट बढ़कर 13 हो चुका है। यानी कि जो दुनिया में अस्थिरता है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा अगर आप जियो पॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स देखेंगे तो वो 2023 में जो 121.7 था वो 133.6 हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया इस समय अनसर्टेनिटी और जियो पॉलिटिकल रिस्क से परेशान चल रही, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। लेकिन अगर हम भारत के जो है ओवरऑल ग्रोथ को देखने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि इंडिया की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो लगातार खुद को मेंटेन कर रही है और जो जीडीपी रेट है वह जो है 6% के आसपास जो है लगातार खुद को मेंटेन कर। और यही कारण है कि इंडिया आज जो है वर्ल्ड की
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना हुआ है। लेकिन जब इसमें हम थोड़ा सा और डीप जाकर समझने का प्रयास करते हैं तो जो इकोनॉमी में जो हमारे कंजम्पशन है ना, प्राइवेट फाइनल, जैसे चूंकि देखिए जीडीपी चार चीजों से मिलकर बनती है। एक होता है हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो इसको हम इन्वेस्टमेंट वगैरह कहते हैं। एक होता है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, मतलब जो लोग हैं वो कितना कंजम्पशन कर रहे हैं। एक होता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो सरकार है वो कितना जो है कंज्यूम कर रही है, क्योंकि उसके भी बहुत से खर्चे हैं। और फिर हम उसमें जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एक फिगर निकालकर नेट एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं या नेट इंपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी में जो है अगर आप ध्यान देंगे तो जो कंजम्पशन का फिगर है वो लगातार 60% के आसपास बना हुआ है। यानी कि हमारी इकोनॉमी एक कंजम्पशन ड्रिवेन इकोनॉमी है, जहां खपत से ही अर्थव्यवस्था चल रही है। लेकिन इसमें चिंताजनक बात मुझे क्या दिखाई पड़ती है कि जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो पिछले मतलब वित्तीय वर्ष 2018 से लेकर 25 तक, इन 7 सालों में वो 18 से लेकर 21 पर मतलब बहुत धीमी गति से वो बढ़ रही है। तो ये एक चिंता का विषय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बना हुआ है, यह बात इकोनॉमिक सर्वे हमें कह रहा है। अब अगर आप मॉनेटरी और फाइनेंशियल सेक्टर की बात करेंगे तो जो ग्रॉस एनपीए है वो लगातार घटा है। मार्च 2021 में जो ग्रॉस एनपीए कुल दिए गए लोन का 7.3% था, वो अब घटकर 2.6% हो चुका है। और इसका परिणाम ये है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की, वो 0.7% से बढ़कर अब 1.4% हो चुकी है। यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर में जो एनपीए की समस्या एक समय में बहुत बड़ी हो चुकी थी, अब उस पर एक हद तक काबू पा लिया गया है और जो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा अगर आप बैंक क्रेडिट देखेंगे तो पिछले जो है 5-7 सालों में जो है जो बैंक क्रेडिट है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2020 में कुल क्रेडिट 103.7 लाख करोड़ रुपए का था, जो नवंबर 2024 में बढ़कर 170.5 लाख करोड़ हो गया। यानी कि जो क्रेडिट एक्सपेंशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इसका फायदा ये है इकोनॉमी के लिए कि जब भी क्रेडिट एक्सपेंशन बढ़ता है तो उससे इकोनॉमी में एक नए किस्म की लिक्विडिटी आती है। और यह जो लिक्विडिटी आ रही है ना, ये लिक्विडिटी इकोनॉमिक के एक्सपेंशन में बहुत फायदेमंद होती है। तो इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि क्रेडिट एक्सपेंशन भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब अगर आप कैपिटल मार्केट की, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, आज तो भारत में शेयर मार्केट का एक अच्छा खासा क्रेज आ गया है, तो उसको लेकर भी इकोनॉमिक सर्वे ने डेटा दिया है। पहली चीज बताई गई है कि 11.1 लाख करोड़ रुपए मोबिलाइज्ड हुए हैं प्राइमरी मार्केट से, जो है वो भी अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच, जो कि 5% ज्यादा है। दूसरी चीज बताई गई है कि जो डीमेट अकाउंट है वह उनमें जो है 33% की बढ़ोतरी हुई है और इस समय देश में 18.5 करोड़ डीमेट अकाउंट दिसंबर 2024 तक खुल चुके थे। आईपीओ की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। आईपीओ जो है अब 259 आईपीओ हो गए थे पिछले अप्रैल से दिसंबर वाले जो है पीरियड में, जो कि पहले 196 होते थे। और इन आईपीओ ने 1,53,987 करोड़ रुपए का फंड जुटाया है, जो एक साल पहले महज 53,000 करोड़ रुपए होता था। यानी कि 1 लाख करोड़ ज्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हुए हैं, पैसे जुटाए गए हैं। इसके अलावा जो नंबर ऑफ यूनिक म्यूचुअल फंड हैं वो डबल हो चुके हैं। वो अब इस समय 5.6 करोड़, मतलब कहने का मतलब इसका सिंपल सा ये है कि जो भारत की जो कैपिटल मार्केट है उसका जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट पेस से चल रहा है। और इसलिए भारत के जो भारत का जो शेयर बाजार है उसको लेकर कहा जा रहा है कि यही फ्यूचर है। और अभी तो इसमें कोई जो है ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ रही है। जैसे जैसे जो है ये डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ेगी, ये यूनिक म्यूचुअल फंड्स की संख्या बढ़ेगी, आईपीओ बढ़ेंगे, ये मोबिलाइजेशन फंड का बढ़ेगा, भारत का शेयर बाजार बहुत बूम करने वाला है, बहुत ऊपर जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं एफडीआई को लेकर क्या कहा गया है। तो सबसे पहली चीज तो ट्रेड डिफिसिट की बात की गई है। उसमें यह कहा गया है कि जो भारत का ट्रेड डिफिसिट है वो इस समय ज्यादा हो चुका है। ट्रेड डिफिसिट जो है बढ़ चुका है। और ट्रेड डिफिसिट के बढ़ने का कारण यह है कि भारत का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो आंकड़ा है वो प्रभावित हुआ है। जिसे अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो आप इसमें देखिए, एक तो ये एक्सपोर्ट की बात की गई है। तो जब अप्रैल से दिसंबर का हम देखते हैं तो जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, 322
322 यूएस बिलियन डॉलर ही बढ़ा हुआ है। लेकिन जो हमारे जो है इंपोर्ट का आंकड़ा है वह अभी भी जो है 533 बिलियन डॉलर है। तो ये जो अंतर है ना एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का, इसके बीच का जो अंतर है यही हमारा डेफिसिट फिगर होता है। और डेफिसिट फिगर क्या है, तो हमारा डेफिसिट 211 यूएस बिलियन डॉलर का हो चुका है। तो इसकी वजह से हमारे जो है फिस्कल डेफिसिट पे बहुत प्रेशर बना हुआ है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ये भी कहता है कि जो सर्विस इंडस्ट्री है वो अभी भी सरप्लस में चल रही है। और सरप्लस में कहने का मतलब ये है कि सर्विस इंडस्ट्री ही भारत के फिस्कल डिफिसिट को बहुत बड़ा होने से बचा लेती है। जैसे अप्रैल में जो सर्विस इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट था वो 252 बिलियन डॉलर था, जो इस समय बढ़कर 281 बिलियन डॉलर हो चुका है। जबकि सर्विस इंपोर्ट हमारा बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब एक्सपोर्ट की तुलना में हम आधे पे हैं। तो इस तरीके से हमारा सर्विस ट्रेड सरप्लस हमको दिखाई पड़ रहा है। अब जो है फिस्कल डिफिसिट को बेहतर करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सरकार ने जो है इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि हमें कुछ जो है इनिशिएटिव्स लेने होंगे और कुछ इनिशिएटिव लिए भी गए हैं। तो जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनमें है कि हमने एक लॉजिस्टिक हब डेवलप किया है, हमने पॉलिसी रिफॉर्म किए ताकि सप्लाई चेन की इफिशियंसी बढ़ाई जाए, हमने ई बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट EBRC जो कि फॉरेन ट्रेड में एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसको जो है हमने जो है पेपरलेस कर दिया है। हमने ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म, हमने DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मतलब इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि सरकार अपने स्तर पर डीरेगुलेशन के जरिए, तमाम डिजिटल इनिशिएटिव के जरिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एक्सपोर्टर्स आसान करने का प्रयास कर रही है। अब अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो है घटता हुआ दिखाई पड़ता है, जो एक चिंता का सबब है। अच्छा, इसके पीछे का कारण भी है, इकोनॉमिक सर्वे खुद अपने जो है रिपोर्ट में कह रहा है कि दुनिया में ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, जियो पॉलिटिकल रिस्क बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जो है डी ग्लोबलाइजेशन की बात की जाने लगी है कि दुनिया के अधिकतर देश अब खुद के जो है इंपावरमेंट की बात करें, जैसे हम भी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो उसका असर अब FDI पे भी दिख रहा है। FDI में बहुत बड़ी गिरावट देखने को आपको मिलेगी। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 20 से देखेंगे और आप देखेंगे कि जो है इस अप्रैल नवंबर वाले जो है सेशन में, तो जो हमारा जो ग्रॉस FDI इनफ्लो है वो काफी कम हुआ है। तो इसकी चिंता जो है दर्शाई गई, इसकी चिंता बताई जा रही है। ये जो गिरावट आ रही है इसकी चिंता जो है लगातार उठाई जा रही है कि FDI इनफ्लो का गिरना बहुत अच्छी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर हम अपना फॉरेक्स रिजर्व देखें तो वो ऑल टाइम हाई बना चुका था सितंबर 2024 में, जहां हमारे पास 706 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व था। यानी कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो इतना ज्यादा बूम कर चुका है कि हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि हमारे ऊपर जितना कर्ज है उसका तकरीबन 90% तो हम सिर्फ अपने फॉरेक्स रिजर्व से चुका सकते हैं। तो हमारे पास इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व बन चुका है। अब बात महंगाई की कर लेते हैं। महंगाई को लेकर जो आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे ने बताए हैं और जो बातें बताई हैं उसमें पहला ये है कि जो CPI इन्फ्लेशन है वो लगातार डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। CPI इन्फ्लेशन, ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसको आप ध्यान दीजिएगा, तो वो लगातार जो है डाउन पे है। इसके बाद जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी डाउनवर्ड पे, जो डॉट 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 ब्लैक लाइन है ये कोर इन्फ्लेशन है। तो ये भी अप्रैल 22 की तुलना में अभी लगातार डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। और जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है वो तो काफी लोअर है इन कंपैरिजन टू CPI इन्फ्लेशन। ये जो ब्लू में आपको ये डॉट 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 दिख रहा है लाइन, ये लाइन आपकी होलसेल थोक महंगाई की बात करती है। तो महंगाई के नियंत्रण की बात इकोनॉमिक सर्वे कर रहा है और इसके लिए जो मेजर उठाए गए हैं उनकी बात की गई। जैसे जो गेहूं का स्टॉक लिमिट है उसको लगा दिया गया, ओपन मार्केट सेल की गई चावल और गेहूं की, ताकि जो है महंगाई का जो आंकड़ा है वो कम हो सके। दाल को लेकर स्पेशल अभियान चलाया गया, उसकी स्टॉक लिमिट तय की गई। भारत ब्रांड लॉन्च किया गया जिसके अंतर्गत जो है दाल बेचा जाने लगा। सब्सिडाइज किया गया ओनियन को, टमाटो को, बफर स्टॉक क्रिएट किया गया प्याज का, ताकि जो घरेलू महंगाई है, खाद्य महंगाई है, उसको जो है एक कंट्रोल में रखा जा सके। अब इसी के साथ जो है हम बात कर लेते हैं कि भारत ने जो है भारत में डीरेगुलेशन की बात हो रही है। इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं तो आपको डीरेगुलाइज करना होगा, आपको चीजों को आसान करना होगा। दुनिया भर के कागज, दुनिया भर का रजिस्ट्रेशन, दुनिया भर की प्रक्रिया आपको छोड़नी होगी। तो इनका कहना है कि डीरेगुलेशन ही अब ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है। अगर आप इकोनॉमिक फ्रीडम लाएंगे, तो इकोनॉमिक फ्रीडम का कहने का मतलब यह है कि आप इंडिविजुअल और बिजनेसेस
को जो है एक फ्रीडम दीजिए ताकि वो ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकें। आप डीरेगुलेशन को जो है इंक्रीज करिए ताकि इन्वेस्टमेंट इफिशियंसी बढ़े। ये जो इंडिविजुअल है, जो इंटरप्राइजेज है, जो बिजनेसमैन है, वो एम्पावर महसूस करें। और इसी के तर्ज पर इस बार जो है सरकार ने जो है बजट में बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं। जैसे आप देखिए, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि पहले जो मेजर किए गए कि हमने कंप्लायंसेज कम कर दिए, हमने सिस्टम को आसान बनाया, हमने प्रोसेस को डिजिटलाइज कर दिया, और हमने बहुत सी चीज़ों पे इंसेंटिव दिया। जैसे पीएलआई की हम बात करते हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इंसेंटिव की बात करते हैं। अब इनका कहना है कि हमको दूसरे चरण में क्या करना है, हमको और लिबरलाइज करना है अपने स्टैंडर्ड को, अपने प्रोटोकॉल को। हमें लीगल सुरक्षा देनी होगी, जो है हमें जो है टैरिफ कम करने होंगे, और हमें एक रिस्क बेस्ड रेगुलेशन बनाना होगा ताकि हम जो है लोगों की रिस्क प्रोफाइल बना सकें, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर सकें। और मतलब हमको अब अपने अर्थव्यवस्था को और बड़े स्तर पर डीरेगुलराइज करना होगा। अगर आप बजट भी देखेंगे तो शुरुआत इसकी हो चुकी है। पहला जो रिफॉर्म किया गया वो ये किया गया कि मिडिल क्लास को हम रिलीफ देंगे। टैक्स को लेकर आदमी बहुत परेशान होता है भारत में। वो चाहता ही नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई उसे नोटिस भेजे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसको कोई जवाब देना पड़े। सरकार ने कहा कि हम 12.75 लाख तक कोई टैक्स लेंगे ही नहीं। दूसरी चीज कही गई कि एक नई कमेटी बनाई जाएगी जिसमें स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होगा। यह रिव्यू करेगी कि जो नॉन फाइनेंशियल रेगुलेशन है उनको कैसे खत्म किया जाए, और रेगुलेशन को हटाकर कैसे हम बिजनेस ऑपरेशन को बहुत अच्छा करें। तो एक इसकी बात की गई है। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंश्योरेंस सेक्टर में 74% से बढ़ाकर अब एफडीआई की लिमिट 100%, मतलब खुली छूट दे दी गई है कि अब आप आइए हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करिए। इससे देखिए क्या होगा, इससे एक तो कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने से जो हमारी प्रीमियम कॉस्ट है वो घटेगी। प्रीमियम कॉस्ट के घटने से जो है भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है जो इंश्योरेंस नहीं लेती है, तो वो जब कम प्रीमियम देखेगी तो हो सकता है वो इंश्योरेंस लेने आए। तो इस तरीके से जो हमारा इंश्योरेंस कवरेज है टू द पॉपुलेशन वो बढ़ सकता है। इसके बाद कस्टम ड्यूटी और ट्रेड रिफॉर्म किए गए हैं। 82 ऐसे टैरिफ लाइन थे जिन पर एक सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता था, जिनको अब हटा दिया गया है। इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो फिस्कल डिसिप्लिन है, जो फिस्कल डिफिसिट का टारगेट है, उसको भी अब 4.4% किया जा सका है। यानी कि भारत ने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डीरेगुलेशन के इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार कर लिया है। अब बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह। इस बार जो है इकोनॉमिक सर्वे ने वंदे भारत का जो है डेटा इस्तेमाल किया है कि वंदे भारत जहां 2018 से 22 यानी कि 4 सालों में सिर्फ 2 वंदे भारत ट्रेन थी, वो अगले 1 साल में 10 हो गई। उसके बाद से वो 51 बनी 1 साल के अंतर्गत, और पिछले वित्तीय वर्ष में सिर्फ अक्टूबर तक 68 वंदे भारत ट्रेनें बना ली गई। इस समय देश में तकरीबन 150 से अधिक वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। इसके बाद जो है 900 बोगियों का भी जिक्र किया गया। खैर ये बहुत जरूरी नहीं है। और अगर आप इस बार के बजट में भी देखेंगे तो जो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह 11.21 लाख करोड़ रुपए का है। गवर्नमेंट ने इस बार थोड़ा सा सरकार चूक गई। उसका जो कुल एक्सपेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 10.18 लाख का करोड़ का है, लेकिन बजट में प्रपोज किया गया था 11.11 लाख करोड़। ये कैसे हो गया? क्योंकि लोकसभा के चुनाव थे, उधर 3 बड़े विधानसभा के चुनाव थे, तो सरकार इसलिए थोड़ा सा चूक गई। 93,000 करोड़ जो है रुपए पीछे चल रही है खर्च करने के मामले में। इसके बाद से जो है जो कैपेक्स है अगर आप देखेंगे तो वो लगातार बढ़ रहा है। 2020-21 में जो कैपेक्स 4.39 लाख करोड़ का हुआ करता था, वो बढ़ते बढ़ते पहले 35% बढ़ा, फिर 35% बढ़ा, और आज वो 11.21 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। और कैपेक्स बहुत जरूरी चीज है। कैपेक्स की वजह से इकोनॉमी में रिफॉर्म आता है, ग्रोथ आती है, एम्प्लॉयमेंट आता है, एसेट्स क्रिएशन होता है, और हमारी अर्थव्यवस्था एक अच्छे रफ्तार से चल पड़ती है। अगर आप सिविल एविएशन देखेंगे कैपेक्स के अंतर्गत, तो जो एयरपोर्ट की संख्या है उड़ान स्कीम के अंतर्गत वो लगातार बढ़ रही है। जो मार्च 2024 में 84 थे वो अब 88 हो चुके हैं। ऐसे ही जो उड़ान के रूट हैं उनमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस बार के बजट में जो है अनाउंस किया गया है कि हम उड़ान स्कीम में 120 नए डेस्टिनेशन जोड़ेंगे, ताकि जो हिली और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उनके लिए भी कहा गया है, ताकि
हम हर देश के हर जगह पे लोगों को फ्लाइट में बैठा सकें। असल में उड़ान का जो है ना फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, और इसके कहने का मतलब ये होता है कि सस्ती दरों पे, सब्सिडाइज दरों पर हम लोगों को टिकट अवेलेबल कराएंगे ताकि आम आदमी भी उड़ान स्कीम के अंतर्गत एयरप्लेन में बैठ पाए। इसके बाद कहा गया है कि भारत जो है और 50 नए एयरपोर्ट डेवलप करेगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार में बनाया जाएगा। पटना का जो एयरपोर्ट है उसका जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन किया जाएगा। ऐसे ही जो है बताया गया है कि हम इस समय दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन चुके हैं और हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 10 से 12% की सालाना ग्रोथ रेट से हम बढ़ रहे हैं। और इसके बाद अगर पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर में बताया गया कि जो हमारी पावर कैपेसिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और उसका असर ये है, आप बस देख लीजिए कि भारत ने पावर सेक्टर में इस समय 15,000 मेगावाट कैपेसिटी डेवलप कर ली है। ऐसे ही अगर आप और देखने का प्रयास करेंगे तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, पहले भारत में वित्तीय वर्ष 2021 में जो फॉसिल्स फ्यूल्स मतलब कोयला वगैरह जलाकर जो बिजली बनाई जाती थी उसका हिस्सा 61.4% था। सिर्फ 4 सालों के अंदर भारत ने इसे ड्रास्टिकली तकरीबन 8% घटा दिया है। अब ये 52.9% हो चुका है, और जो रिन्यूएबल एनर्जी, जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, उनका शेयर 47.1 यानी कि तकरीबन 9% बढ़ा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर जब हम आप बात करते हैं कि हम नेट जीरो इमिशन की तरफ जाएंगे। इस बार के बजट में इसको लेकर एक बहुत डिटेल बात की गई है। सरकार ने तय किया है कि वह 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर एनर्जी 2047 तक हासिल करेगी। इसके लिए उन्होंने एक न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च किया है जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए, और इसके अंतर्गत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाएंगे जिन्हें भारत स्मॉल रिएक्टर कहा जाएगा, और यह इंडिजीनियस डेवलप किया जाएगा। और इसकी वजह से जो है डीकार्बोनाइजेशन के खिलाफ जो हमारी ये लड़ाई है हम उसको लड़ेंगे और नेट जीरो इमिशन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डिजिटल कनेक्टिविटी की। डिजिटल कनेक्टिविटी के अंतर्गत अगर आप टावर देखेंगे तो वह भारत में तेजी से बढ़ रहा है। 7.9 था दिसंबर 2023 में, अब वो बढ़कर 8.2 लाख हो चुका है दिसंबर 2024 में। ऐसे ही जो फाइबर केबल हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डिजिटल कनेक्टिविटी भी इंप्रूव हो रही है, इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मेजर बात की गई है वो बात की गई है जल जीवन मिशन की, कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहले जो 2019 में 3.2 करोड़ लोगों तक पाइप और पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचता था, आज वो 15.3 करोड़ हाउस होल्ड हो चुके हैं। और देश में 8 ऐसे राज्य हैं जहां पे जो है सबको जो है फुल कवरेज मिल चुका है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम। मतलब कि जल जीवन मिशन की जो सफलता है वह सफलता बता रही है कि किस तरीके से जल जीवन मिशन ने एक बड़ी आबादी को प्रभावित किया है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इस बार के बजट में जल जीवन मिशन का जो बजट आउटले है वो बहुत बढ़ा दिया गया है। 67,000 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। यह तकरीबन तकरीबन मुझे लगता है 190% की बढ़ोतरी है। अगर आप स्कीम वाइज अगर देखेंगे जाकर बजट में डॉक्यूमेंट में, मैं बताऊंगा अभी आखिरी में, तो ये बहुत बड़ी उछाल आई है। और टारगेट क्या सेट किया गया है कि 2028 तक भारत में सभी को जल जीवन मिशन के अंतर्गत साफ पानी, पाइप के जरिए पानी, टैप वाटर को हम सुनिश्चित कर देंगे। तो इसकी बात कही गई है। इसके बाद जो है सैनिटेशन को लेकर जो है इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि जो भारत में सैनिटेशन है वो काफ़ी तेजी से बढ़ा है, और इसका परिणाम है कि भारत जो है ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेटस की तरफ 31 मार्च 2024 को पहुंच गया था। और इसके पीछे जो है स्वच्छ भारत मिशन का बहुत योगदान है। हमने जो है मतलब इसमें बताया गया है कि हमने मॉडल विलेज बनाए हैं जो बताते हैं कि पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं। लोग ODF स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अब समझ रहे हैं। तो तमाम चीज़ों की बात की गई है। अगर हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है 1.18 करोड़ नए घर जोड़े गए हैं। अर्बन ट्रांसपोर्ट में बताया गया है कि मेट्रो रेल की जो कनेक्टिविटी है वह इस समय 1010 किलोमीटर की हो चुकी है। उसके बाद से 980 किलोमीटर अभी अंडर वे है जो जल्द ही इसमें जुड़ने वाला है। अटल मिशन फॉर
रीजन अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो है काफ़ी काम किया गया है, और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी 93% प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए हैं। फिर अगर आप अब यूनियन बजट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 36% की बड़ी जो है जंप आई है, और जो शहरों में ये फ्लैट वाले मकान बन रहे हैं, इनके लिए जो है इस बार 19,794 करोड़ का अरेंजमेंट किया गया है। इसके साथ ही अगर आप ओवरऑल बजट देखने का प्रयास करेंगे तो वह लगातार बढ़ रहा है। अगर आप 2018-19 की तुलना में देखेंगे तो कहाँ 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 27,000 करोड़ का बजट था, वह इस समय 84,671 करोड़ रुपए उसका बजट किया जा चुका है। ऐसे ही एग्रीकल्चर को कहा गया है कि यह सेक्टर अब भविष्य का सेक्टर है, और इसके लिए सरकार लगातार क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो जो 3.47 लाख करोड़ रुपया जो है क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हुआ करता था 2015 में, पिछले 9 सालों में हमने इसे बढ़ाकर 14.4 लाख करोड़ कर दिया है, ताकि जो छोटे और सीमांत किसान हैं उन तक भी पूंजी की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। इसके बाद जो है जो प्रयास किए गए हैं उसका असर ये दिख रहा है कि जो माइक्रो इरिगेशन का एरिया है वो लगातार देश में तेजी से बढ़ा है। जो पहले बमुश्किल 2000 हेक्टेयर हुआ करता था, फिर 2010 से 15 के बीच में जो 3000 हेक्टेयर हुआ, वह 2015 से 23 यानी कि सिर्फ 8 सालों में बढ़कर 8000 के हेक्टेयर के नज़दीक पहुंच चुका है। और जो तमाम जो उसके लिए एग्रीकल्चर में जो रिवॉल्यूशन है उसके लिए जो स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें सॉइल हेल्थ कार्ड है, जिसमें आपका कृषि विकास योजना है, जिसमें आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, नेशनल बम्बू मिशन है, और ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब अगर आप जो है इस बार के बजट की बात करेंगे तो सबसे पहली जो चीज की गई है इस बजट में कि एक नई योजना लॉन्च की गई है, जिसका नाम है धन धान्य कृषि योजना। यह 100 उन जिलों को जो है चिन्हित करेगी जहां प्रोडक्टिविटी कम है, और वहां बड़े स्तर पर टारगेट किया जाएगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। इसके बाद 1000 करोड़ रुपए इसलिए सिर्फ इस बार बजट में लॉन्च एलोकेट किए गए हैं कि दाल को लेकर भारत की आत्मनिर्भरता नहीं आ पा रही है। सोचिए, इतना बड़ा कृषि प्रधान देश दाल बाहर से मंगा रहा है, तो 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। इसके बाद मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन है अब उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके बाद से और भी तमाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं। अगर आप ओवरऑल बजट देखेंगे तो इस बार 1.37 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेट हुआ है। अगर आप 2021 से 2025-26 में देखेंगे तो कभी आपको बजट बढ़ा हुआ दिखेगा, कभी घटा हुआ, फिर बढ़ा हुआ, लेकिन इस बार फिर बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब सोशल सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो जो सोशल सेक्टर कहने का मतलब ये है कि सामाजिक उत्थान को लेकर, इंपावरमेंट को लेकर जो सरकार खर्च कर रही है उसका आंकड़ा क्या है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि सरकार ने 17 वित्त वर्ष 17 से लेकर वित्त वर्ष 25 तक अगर आप देखेंगे तो सरकार ने जो सोशल एक्सपेंडिचर किया वो लगातार आंकड़ा बढ़ा है, और वो बहुत तेजी से बढ़ा है। तो ये बताता है कि सरकार इस चीज को लेकर काफी गंभीर है कि सामाजिक उत्थान हो, लोग एम्पावर हो। अब इसमें जो है उन्होंने कुछ डेटा भी दिया है जिसमें बताया है कि बेसिक फैसिलिटी कैसे कैसे बढ़ी है। इसके अलावा जो है जो उन्होंने किया है, जैसे फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, लाइफ स्किल, सोशल इमोशनल लर्निंग, तो जो प्रयास किए जा रहे हैं लोगों को एम्पावर करने के लिए, उसकी बात इसमें की गई है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इस समय 91.8% लोगों तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा अगर आप हैंड वॉश फैसिलिटी देखेंगे 94.7, लड़कियों के लिए 97.2% लड़कियों के लिए टॉयलेट बनाया जा चुका है। बॉयज टॉयलेट का आंकड़ा 95.7% है। मेडिकल चेकअप, कंप्यूटर, इंटरनेट, सब में बढ़ोतरी हासिल की गई है। अब रूरल इकोनॉमी को लेकर जो है इसमें बात की गई है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 7,70,983 किलोमीटर की रोड बनाई जा चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.8 करोड़ टॉयलेट, 2.51 लाख कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत देश में 68,843 तालाबों को कंस्ट्रक्ट किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है 2.5 करोड़ से अधिक मकान पूरे किए गए हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है टैप वाटर दिया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो है 16
मतलब ये तमाम आंकड़े दिए गए हैं कि इतने इतने हमने आंकड़े बनाए हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना, बल्कि ये योजना बहुत काम की नहीं रही, फ्लॉप ही हो गई। सांसदों ने इस पे बहुत ध्यान नहीं दिया और बहुत इसकी वजह से कोई मेजर परिवर्तन आपको दिखाई नहीं पड़ता है। हेल्थ फॉर ऑल की बात की गई है कि हमने 14,000 जन औषधि केंद्र खोले हैं। जन औषधि केंद्र वो योजना है जिसके अंतर्गत आपको सेम दवाइयाँ बहुत सस्ते दाम पे मिलती हैं, जो जेनरिक दवाइयाँ जिनको हम कहते हैं। इसके बाद से जो है आयुष्मान भारत योजना की बात की गई है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो है कितने लोगों को जो है इसका फायदा हुआ है, तो तकरीबन 36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड लोगों को जारी किए जा चुके हैं। और आरोग्य मंदिर जो बनाए जा रहे हैं उनकी संख्या इस समय 1,75,560 हो चुकी है। इसके बाद से जो इन्होंने जो कोविड पोर्टल के समय जो लॉन्च किया था, जो डिजिटलाइजेशन किए गए, उनकी बात की गई है। अब बात कर लेते हैं इस बार के हेल्थ केयर बजट की। तो जो मिनिस्ट्री का हेल्थ केयर का बजट है वो 95,957 करोड़ रुपए का है, जो कि पिछले बार की तुलना में 10% की बढ़ोतरी है। इसके बाद आप देखेंगे तो जो पीएम अभीम है, पीएम अभीम का फुल फॉर्म है पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसकी फंडिंग बढ़ाई गई है, 4200 करोड़ कर दी गई है। और जो जन आरोग्य मिशन चल रहा है, जन आरोग्य योजना चल रही है, उसकी भी फंडिंग 28% बढ़ा दी गई है। असल में पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत सरकार 64,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और इसके अंतर्गत वो बहुत सारे जो है प्राइमरी केयर सर्विसेज डेवलप कर रही है। वह हेल्थ केयर में जो है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन कर रही है, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। तो बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है कि भारत के हेल्थ सिस्टम का जो है कायापलट किया जाए, उसको बेहतर किया जाए। तो इस तरीके, इसके अलावा आप ये पढ़िए फंडिंग फॉर, ये पढ़िए 10,000 नई मेडिकल सीट्स जो है जोड़ी जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी जो है, मतलब जो है कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी घोषणा है, क्योंकि भारत में अभी भी डॉक्टरों की बहुत कमी है। और ये डॉक्टरों की कमी इसलिए भी है क्योंकि मेडिकल में उतनी सीटें नहीं है कि डॉक्टर उतने तैयार किए जाएं। तो इस पर सरकार इस बार ध्यान देने जा रही है। ऐसे ही स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो है जो बात की गई, तो उसमें जो एक आंकड़ा दिया गया है कि जो भारत में जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो तेजी से बढ़ रहा है। जैसे अगर आप ये वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो देखेंगे जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का है, तो 2023-24 में यह बढ़कर 58.2% हो गया, यानी कि लोगों को नौकरियां मिली हैं, नौकरियां घटी नहीं है बल्कि नौकरियां बढ़ी हैं। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.2% बढ़ा हुआ है। ऐसे ही अगर हम जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अगर क्वार्टरली रिपोर्ट देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जो मार्केट में जो लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। वो इस समय 50.4 चल रहा है और जो बेरोजगारी की दर है वो 6.4 पे बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं कि जो है किस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है कि महिलाओं की जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाए। तो इसके लिए तमाम स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिए गए, जैसे संकल्प है, पीएम कौशल विकास योजना है, ऐसे ही क्रेडिट गारंटी स्कीम, स्टार्टअप सपोर्ट, पीएम एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, एनसीडीसी है, मार्केटिंग सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि महिलाओं की भी भागीदारी लेबर जो हमारा फोर्स है, जो हमारा वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है, उसमें बढ़े। अगर ये नहीं होगा तो हम कभी भी डेवलप्ड इकॉनमी नहीं कहलाएंगे। भाई, जिस देश में 50% से अधिक महिलाएं भी हैं, उनका जो है लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो 20% क्यों है? उनकी भी तो जो है अधिक होनी चाहिए। तो इस चीज पे काम किया जा रहा है और इसके लिए दो तीन चीजें की जा रही हैं। एक तो डिजिटल इकॉनमी को बढ़ाया जा रहा है और दूसरा एक ग्रीन वर्कफोर्स क्रिएट किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि जो है स्किलिंग के लिए जो कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो सरकार ने आईटीआई को जो है एक बड़ा केंद्र बना लिया है और वहाँ पे इनरोलमेंट बढ़ा है, 1.24 करोड़ लोग वहाँ अधिक इनरोल हुए हैं। ऐसे ही कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को ट्रेन किया गया है। वुमेन पार्टिसिपेशन भी 58% जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में बढ़ा है। आईटीआई में भी वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा। तो इस तरीके के प्रयास के जरिए सरकार कोशिश कर रही है कि स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जाए और उसमें भी वुमेन पार्टिसिपेशन अच्छा होना चाहिए। तो इस बार के यूनियन बजट में भी अगर आप देखेंगे तो आईटीआई के लिए अलग से 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, जो पिछली बार 294 करोड़ था। यानी कि सरकार आईटीआई के जरिए एक स्किल्ड फोर्स तैयार करना चाहती है। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की बात की गई है, जो मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की बात करेगा। स्किल मिनिस्ट्री का बजट डबल कर दिया गया है
रूरल प्रॉस्पेरिटी प्रोग्राम की बात की गई कि एक मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव होगा जो रूरल एम्प्लॉयमेंट और स्किल पर काम करेगा। इसके बाद लेबर इंटेंसिव इन स्कीम को जो है, और जैसे अभी पीएम इंटर्नशिप स्कीम चल रही है कि हम दुनिया के 500 जो टॉप कंपनियां हैं भारत की, उनमें हम बच्चों को जो है इंटर्नशिप के लिए भेजेंगे और सरकार इसके लिए जो है इंटर्नशिप देगी, मदद करेगी। ऐसे ही जो है लेबर की बात की गई है कि भाई एआई में जो है लेबर के सामने क्या है, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं और कुछ चैलेंजेज भी हैं, और इन दोनों के बीच में हमको ट्रेड ऑफ करना होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि एआई के आने से बहुत से लोगों की नौकरियां खतरे में हैं, ये भी कह सकते हैं कि बहुत सी नई नौकरियां आने वाली भी हैं। तो हमको इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। हमें लेबर रिप्लेस नहीं करना है, हमें लेबर को ऑगमेंट करना है और बेहतर बनाना है, ताकि वो इस एआई के जनरेशन में काम कर सके और एआई के जनरेशन में खुद को सरवाइव कर सके। इसके लिए जो है उन्होंने बताया कि चैलेंजेस क्या है। तो पहला चैलेंजेस तो है प्रैक्टिकलिटी का। प्रैक्टिकलिटी के चैलेंज कहने का मतलब ये है उनका कि जो एआई है वो बहुत से बदलाव, बहुत से चैलेंजेस के साथ आ रहा है, तो हमें उसको कैसे एडॉप्ट करना है, उसको लेकर हमें काम करने की ज़रूरत है। रिलायबिलिटी पे काम करने की ज़रूरत है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वैसा, और रिसोर्सेज नहीं है। तो इन 4 चीज़ों पे हम काम करेंगे, तब जाके हम एआई के इस दौर में अपने लेबर को तैयार कर पाएंगे। अब थोड़ा सा बजट का एक छोटा सा हिस्सा समझ लेते हैं। इस बार बजट का जो कुल साइज है वो है 50 लाख करोड़ रुपए का, मान लेते हैं 50.5 लाख करोड़ रुपए का, जो कि पिछले साल की तुलना में 7.4% की बढ़ोतरी है। ऐसे ही जो हमारा फिस्कल डिफिसिट है वह इस समय रिवाइज होकर 4.4% हो चुका है, जो पिछली बार 4.8% था। तो ये दो मेजर फिगर होते हैं जो हमको बजट एट द ग्लेंस में देखना होता है। अब अगर हम जो है मिनिस्ट्री वाइज थोड़ा सा बात कर लें, तो किस मिनिस्ट्री को कितना मिला है, तो डिफेंस की जो फंडिंग है वो तकरीबन 6% बढ़ा दी गई है। ऐसे ही रोड ट्रांसपोर्ट की फंडिंग बढ़ाई गई है। केमिकल और फर्टिलाइजर की जो फंडिंग है वो घटाई गई है, क्योंकि सरकार सब्सिडी को रिड्यूस करना चाहती है, क्योंकि भारत में सब्सिडी बहुत ज़्यादा आ जाती है और फर्टिलाइजर सब्सिडी का आंकड़ा बहुत बड़ा है, तो उस पर काम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये आपको मिनिस्ट्री वाइज डेटा मिल जाएगा कि किस तरीके से जो है मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन इस बार के बजट में किया गया है। ऐसे ही अगर आप स्कीम वाइज देखेंगे तो मनरेगा का बजट वैसे ही 86,000 करोड़ रखा गया है। जल जीवन मिशन का मैंने कहा था ना कि तकरीबन 200% की बढ़ोतरी कर दी गई है इस बार, तो ये एक बड़ा जो है अचीवमेंट है। ऐसे ही आवास योजना में जो है तकरीबन 70% की बढ़ोतरी की गई है, ताकि लोगों के लिए घर बनाए जा सके। तो ये जो कुछ मेजर सरकार की जो कुछ मेजर स्कीम चल रही है, उनके एलोकेशन से रिलेटेड ये डेटा है। ऐसे ही जो है अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और खासकर जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इनके लिए बजट में बहुत बढ़ोतरी की गई है। जैसे महिलाओं के लिए इस बार के बजट में 19% की बढ़ोतरी की गई है। वैसे ही बच्चों के बजट में 15.6% की बढ़ोतरी, शेड्यूल कास्ट के लिए 21.8% की बजट में बढ़ोतरी की गई है। ट्राइब्स के लिए जो है 19.8, और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य है उनके लिए 20% की बढ़ोतरी इस बार के बजट में की गई है। तो ये बताता है कि किस तरीके से बजट में ऐसे सेक्शन को लेकर भी संवेदनशीलता दिखाई गई है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात को इंश्योर किया है कि जो वुमेन है, जो शेड्यूल कास्ट है, एसटी है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जो डेवलपमेंट की इस रफ्तार में पीछे छूट गए हैं, उनको भी बराबर का मौका दिया जाए। इसके बाद मैंने ये बता ही दिया है कि इस बार जो हमारा फिस्कल डिफिसिट है उसका टारगेट 4.4% रखा गया है। और इसी के साथ हमारा ये आज का पूरा विश्लेषण समाप्त होता है इकोनॉमिक सर्वे का और बजट का। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।